नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सुकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अल्मोड़ा में खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाया जा रहा ये खेत बचाओ अभियान पूरे देश में आज एक जन आंदोलन बन चुका है। ये देश के हमारे करोड़ों अन्नदाताओं की जिंदगी बदलने का एक महाअभियान है। लाखों किसान आज इस अभियान के तहत मिट्टी की सेहत को सुधारने का संकल्प ले चुके हैं। सीएम ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं है बल्कि देश के वीर सैनिकों की तरह हमारे समाज के असली नायक हैं, असली हीरो हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से ही हमारा उत्तराखंड और हमारा देश समृद्ध बन रहा है। आज का भारत आपकी इसी ताकत के दम पर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए इकोलॉजी यानी पर्यावरण और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था दोनों का मजबूत होना जरूरी है। हमें इन दोनों के बीच एक बेहतर संतुलन बनाना होगा। अगर हमारी इकोलॉजी बचेगी, हमारी मिट्टी और पानी बचेगा, तभी हमारी इकोनॉमी यानी हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हमारी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त कर दिया है। किसान भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि आप मिट्टी का परीक्षण करवाइए, पानी का संतुलित उपयोग करिए और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम से कम करते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाइए। सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मौसम की चेतावनी, कृषि विज्ञान केंद्रों की सलाह गंभीरता से लीजिए। आज कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि मंत्री जी बता रहे थे, बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है। तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आज किसानों के लिए हो रही हैं। आज देश के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक जमीन पर उतार रहे हैं, लैब से लैंड पर जा रहे हैं। जो कृषि मंत्री जी यही है ना, लैब टू लैंड, लैब टू लैंड। आज जो है हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक आपकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, अनेक अनुसंधान कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए आप जो भी कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाव हमको दिए जाते हैं, जो उनके द्वारा अनुसंधान किए गए हैं, उनको हमको प्रचलन में लाना होगा। इसके अलावा खेती के साथ साथ पशुपालन, बागवानी और मधुमक्खी पालन, मौन पालन, इसको भी हमको अपने साथ विशेष रूप से जोड़ना होगा। मैं भाइयों बहनों हमेशा एक बात कहता हूं, आज मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि उत्तराखंड के विकास के लिए इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का ही मजबूत होना जरूरी है। ये दोनों साथ साथ आगे चलने चाहिए। हमारा पर्यावरण भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारी आर्थिकी भी बननी चाहिए, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संतुलन बेहतर हमको बनाना होगा। अगर हमारी इकोलॉजी बचेगी, हमारी मिट्टी और पानी बचेगा, तभी हमारी इकोनॉमी यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब हम खेतों में रासायनिक खादों को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो हम अपनी इकोलॉजी को बचाते हैं, यानी कि हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। और जब हम वही शुद्ध जैविक अनाज अच्छे दामों पर देश और दुनिया के बाजारों में बेचने के लिए भेजते हैं तो हमारी किसानों की जो इकोनॉमी है यानी कि उनकी आर्थिकी अच्छी होती है, मजबूत होती है, यानी पर्यावरण की रक्षा भी होती है और जेब भी भरती है, घर में समृद्धि आती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हमारे किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक काम देश के अंदर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और रोगों और खरपतवार से होने वाले नुकसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए उसके जरिए मिट्टी की वैज्ञानिक जांच हो रही है कि जिस मिट्टी में हम अनाज उगाएंगे वो मिट्टी कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, जो हम उससे अन्न उगाना चाहते हैं उस अन्न के अनुकूल है कि नहीं है, क्या उसमें अन्न अच्छी मात्रा में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इससे किसान भाइयों को पता चल रहा है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और कितनी खाद डालनी है। देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं और कृषि की तकनीकों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और प्रेरणा से
हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर समर्पित भाव से काम कर रही है। हमने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 115 करोड़ रुपए की सहायता से लगभग 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के भरोसे खेती होती है, इसलिए हमने 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वहीं फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, नई कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन जैसी योजनाएं लागू की हैं। और इन योजनाओं में बागवानी के लिए किसानों को 80% तक की भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही हमारे किसानों की फसल बर्बाद न हो, उनको सही दाम मिले, बाजार में उनकी फसल उचित मूल्य पर जाए, इसके लिए जगह जगह हमने कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क स्थापित किए हैं। इतना ही नहीं, अभी हमारे गणेश जोशी जी यहाँ पर बैठे हैं, अभी हमने एक नया काम भी शुरू किया है। हमारे सचिव महोदय यहाँ पर हैं, इन लोगों ने हमारे वहाँ सेलाकुई में, देहरादून में सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जिसकी हमारी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत संभावनाएं हैं, हमने महक क्रांति नीति को भी लागू किया है कि जितने सुगंधित हमारे औषधियां हैं, पौधे हैं, उन सब से हम जो है बिना किसी केमिकल के एक सेंट बना रहे हैं और उसको आज हम देश और दुनिया के बाजारों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है। 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसके माध्यम से राज्य के जो हमारे अन्न हैं, राज्य के जो मिलेट हैं, जिसमें मड़वा है, झंगोरा है, रामदाना है, हमारे यहाँ का गहत है, यहाँ का तमाम प्रकार का होने वाला जैविक अनाज है, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को पहचान दिलाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है आज उत्तराखंड ने किसानों की आय में वृद्धि करने के मामले में पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, यह आप लोगों की दिन रात की जो आपकी मेहनत है, उस मेहनत की जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि आज किसानों और गरीबों से जुड़ी हर योजना का लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंच रहा है। बीच में कोई बिचौलिया आपके हक पर डाका नहीं डाल सकता। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा वो पुराना समय, याद कीजिए सालों सालों तक जिन लोगों ने देश और प्रदेश में सरकारें चलाई, उन्होंने हमारे अन्नदाताओं का क्या हाल किया। उस समय नारे बड़े बड़े दिए जाते थे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े नारे दिए जाते थे गरीबों को गरीबी समाप्त करने के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, गरीबी समाप्त नहीं हुई, गरीबी समाप्त होता चला गया। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 8 जून से होने जा रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि 8 जून से 7 जुलाई तक प्रदेश भर में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्र वितरित करेंगे और उन्हें भरवाने का कार्य करेंगे। अगर कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ उसके घर 3 बार संपर्क करेंगे। प्रदेश के 79,60,762 मतदाताओं को इस अभियान के तहत कवर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए बुक ए कॉल विद बीएलओ फीचर भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से मतदाता वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जाकर सीधे अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2003 की मतदाता सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है, जिससे मतदाता अपना विवरण स्थापित कर सके। जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। देखिए, 29 मई से हमारे राज्य में एसआईआर का कार्रवाई प्रारंभ हुआ है, जिसके पश्चात हमारे पहले चरण में एनुमरेशन फॉर्म का छपाई का कार्रवाई संपन्न हुआ है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे राज्य के सभी पोलिंग स्टेशंस का 100% वोटर्स का फॉर्म छपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है और 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में सभी बीएलओ अपने मतदाताओं से संपर्क स्थापित करेंगे, जिसके लिए उनको घर घर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में फॉर्म प्राप्त होने के उपरांत मतदाताओं को
सही विवरण भरकर हस्ताक्षर करते हुए अपना फॉर्म को बीएलओ को उपलब्ध कराना है, जिसके आधार पर ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद में 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में आपको अपने सूची के बारे में दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर होगा, जिसमें आप अपनी कोई भी शिकायत को वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए धामी सरकार ने कई विभागों, परिषदों, बोर्ड और निगमों में दायित्वों का पिटारा खोल दिया है। दायित्वधारियों की बढ़ती लिस्ट को लेकर कांग्रेस के तानों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी मौजूदा सूची कांग्रेस की सूची की 1/3 भी नहीं है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग कार्यकर्ता को एडजस्टमेंट के लिए दायित्वधारी नहीं बनाते हैं। हम पार्टी के अंदर और सरकार में समन्वय के लिए दायित्वधारी बनाते हैं। और हमारी अभी सूची जो है 1/3 भी नहीं है कांग्रेस की। इसलिए क्या है कि जो भी कार्यकर्ता इसको सरकार में सहयोगी के रूप में लेना, ऐसे लोग ले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ और नाम भी इसमें सम्मिलित। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड ने देश भर में टॉप किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तराखंड को एक साथ 4 अवार्ड दिए। कम उपभोक्ता वाले राज्यों की कैटेगरी में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा आवेदन, सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन, सबसे ज्यादा निरीक्षण और सबसे ज्यादा विक्रेता पंजीकरण, इन चारों मोर्चे पर उत्तराखंड नंबर 1 पर रहा। वहीं यूपीसीएल के एमडी जीएस बुदियाल ने अवार्ड लिया। जो केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना है, जिसको हम लोग मुफ्त बिजली योजना भी कहते हैं, उसमें उत्तराखंड उसमें जो है पूरे जो है राष्ट्रीय स्तर पर 2 कैटेगरी होती है। एक पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी और अन्य कैटेगरी। तो पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में वीकली जो है मॉनिटरिंग के बाद एक उनका मेरिट तैयार होता है। तो पिछले 2 सप्ताह से हम लोग प्रथम स्थान में, एक खुशी की बात है। और पीएम सूर्य घर में हमें जितना भी लक्ष्य मिला था, उससे हमने ज़्यादा अचीव किया। दूसरा हमारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। तो हमारे जितने भी पहाड़ के बेरोजगार या यूँ कह लीजिए कि उद्यमी हैं, वो सब लोग आजकल 100 किलोवाट, 200 किलोवाट के प्लांट लगा रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले देते हैं, फिर उनके प्लांट लगने के बाद उन्हें हम अपनी ग्रिड से जोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि गांव में जो है, मतलब गांव में जो लास्ट छोर है, वहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या नहीं रहती है, कटौती की समस्या नहीं रहती है। तो एक प्रकार से बिजली की गुणवत्ता भी सुधरती है और उपभोक्ताओं को जो है लगातार बिजली भी उपलब्ध होती है और लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। तो ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, ये चल रही है। नीट पेपर लीक मामले के तार उत्तराखंड से जुड़े होने की आशंका पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला गंभीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक ठोस रणनीति तैयार कर रहे हैं। भविष्य में युवाओं के साथ अन्याय न हो, हमारी सरकार इसको लेकर चिंतित है। देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सरकार उसके लिए चिंतित है और केंद्रीय मंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक अच्छी नीति उसके लिए बना जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। हम मानते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियों से युवा शक्ति मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही रानी पोखरी क्षेत्र में जाखन नदी को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है। हर साल मानसून के दौरान उफान पर आने वाली जाखन नदी आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती है। हालांकि मानसून सीजन एक बार फिर करीब पहुंच चुका है, लेकिन इस बार भी सुरक्षा इंतजाम अधूरे नजर आ रहे हैं, जिस पर क्षेत्र के ग्राम प्रधान और बीजेपी नेता अरुण शर्मा ने भी नाराजगी जताई। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी सुरक्षा कार्य शुरू कराने और मानसून से पहले जरूरी इंतजाम करने की मांग की है, ताकि संभावित खतरे को टाला जा सके। नमस्कार, धन्यवाद। अब पिछले साल जब इसमें मानसून की में ये अतिक्रमण, ये सारा जो पुस्ता वगैरह यहाँ पर जो नुकसान हुआ था, जिस नदी के श्रेणी पे जगह पे, जिसमें हमारा हाट बाजार था, खेल मैदान था और बिजली घर है और पेट्रोल पंप भी है, तो उसके बाद हमने तुरंत इसमें डीएम साहब को भी इसके लिए लेटर दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था
और उसके बाद पुनः भी एक बार और बीच में लेटर दिया था, और अभी विधायक जी से भी इस बारे में मिले थे। तो वास्तव में वहां पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, और मानसून बहुत जल्दी नजदीकी है, और वहां पर जो है बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और इसके साथ साथ ही हमारा एक रैनापुर बैंड पे जो है कुछ परिवार हैं जिन पे सड़क का पानी जो उनके घरों की तरफ जाता है, 8-10 परिवार है। इसके लिए भी सिंचाई विभाग को मैंने पिछले बार 2 बार इसमें लेटर दिया था, तो उस पर भी अभी तक कोई सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है। और इस साथ साथ ही हमारा एक दोनाली जुड्डा एक जगह आती है, उसमें भी बरसात का पानी इतना ज्यादा चलता है कि उसमें बच्चे स्कूलों से आना जाना बहुत दिक्कतें होती है। करीब करीब 3-3 फीट 4-4 फीट पानी चलता है ना। अभी तक कोई काम नहीं हुआ उस पर। हम लोगों ने अभी बीच में भी अभी जिस दिन सीएम साहब चारधाम यात्रा का उद्घाटन करने आए थे, उस दिन भी मैंने उनको लेटर दिया था इसके लिए कि भाई यहाँ पर जो है बहुत नुकसान होने की संभावना है, नजदीक आ रहा है बरसात, तो इस पर कुछ काम होना चाहिए। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल। ये पिछली आपदा में जो है ये पूरा खेल ग्राउंड जो बच्चों के लिए बना हुआ था वो पूरा बह गया था। मिनी स्टेडियम बना के हमारे यहाँ पे था, उसमें काफी बच्चों को खेलने के लिए सुविधा मिलती थी। आज वो पूरा बह गया ऐसे पिछले उसमें प्रयास हो रहा है कि जल्दी से जल्दी ये बनना चाहिए, बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए। इससे काफी नुकसान हो जाएगा और दोबारा आपदा आने वाली है, कम समय रह गया बरसात का सीजन का। और ऐसे में जो है अगर दोबारा आपदा आई तो एक तो पेट्रोल पंप भी वहां से साफ जाएगा और जो बिजली घर है वो भी साफ जाएगा। मेरे वक्त सोचना ये है कि हमारे सरकार हमारी ही है, हमारी कहना ये है कि जल्दी जल्दी इसमें पुस्तक का निर्माण होना चाहिए ताकि इस चीज को बचाया जा सके अभी, और बच्चों के लिए खेल ग्राउंड दोबारा से ये बच्चों को मिल जाए। बरसात में आपदा में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। एक हमारे जो भाने वाले से जो 33 की लाइन आ रही है, वो लाइन हमारी पूर्ण चूक से डैमेज हो गई थी। वो हमने अल्टरनेट व्यवस्था करके पेट्रोल पंप के आगे से पब्लिक को सप्लाई देने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था करी है। और दूसरी तरफ से हमारे कई सारे सामान थे, पोल वगैरह, तार वगैरह, ये भी आपदा में नुकसान हुआ है। और प्लस ये बिजली घर के अंदर यार्ड में हमारे पूरा पानी आ चुका था, जिससे हमें केबल वगैरह जितने भी हमारे सामान थे सब डैमेज हो चुके थे। और अगर यही हाल रहता है, अगर नहीं सुधरता है, तो आगामी उससे बिजली पब्लिक को बिजली देना भी हमारे लिए सुचारू रूप से नहीं होगा। इसलिए डर है कि हमारा तो जो जहाँ हम सामान रखते हैं वो बिल्कुल नदी के जड़ पे है, उतना कटाव हो चुका है। अगर दोबारा बाढ़ आती है तो हमारे जितने भी बिजली घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। बिजली घर बचाना मुश्किल हो जाएगा और बिजली लोगों को सप्लाई देना मुश्किल हो जाएगा। नैनीताल के हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित स्टोर में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में 2 कर्मचारियों की झुलसकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस दल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक दमकल के साथ ही एसपी सिटी मनोज कतियाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शटर तोड़कर किसी तरह आग बुझाई गई। पुलिस की ओर से दोनों मृतकों के शव को कार्रवाई के लिए तत्काल अस्पताल भिजवा दिए गए हैं। कल देर रात रामपुर रोड स्थित एक निजी कंपनी के गोदाम में एक अग्निकांड की घटना हुई, जहां पर देर रात हम लोगों को सूचना मिली। मौके पे तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस जो है मौके पे पहुंची। वहां पर हम लोगों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें हमारे पूर्व प्रयासों के बावजूद भी 2 लोगों की दुखद मृत्यु उस घटना में हो गई और जो घटना के कारण है उनकी जाँच की जा रही है। वहाँ पे हमें विभिन्न ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि घटना के कारण से जुड़े हो सकते हैं, जो कि आगनी का कारण हो सकते हैं। और हम इन्हीं सभी पहलुओं पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें अग्रिम तथ्य आते हैं उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें। हरिद्वार के सिडकुल में पिछले दिनों हुए औद्योगिक इकाइयों के कामगारों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस आगे के लिए सख्त रणनीति बना रही है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार पहुंचकर जिला पुलिस के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान आईजी और एसपी ने सिडकुल की कंपनियों के पदाधिकारियों और फैक्ट्री संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग की। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधकों से नियमों के मुताबिक लेबर लॉ लागू करने की बात कही। साथ ही हिदायत भी दी गई कि अगर फैक्ट्री कर्मचारियों के असंतोष के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो संबंधित खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगेन हम लोगों ने और हमारी पूरी हरिद्वार पुलिस ने और इनके सिडकुल एसोसिएशन के कॉपरेशन से, लेबर जो लीडर्स थे उनके कॉपरेशन से हमने चीज़ों को एक्सक्लेट होने से उसको हमने सॉर्ट आउट उसको कर लिया है। और आगे चल के ऐसी कोई स्थिति ना हो तो इसके लिए भी इसमें विमर्श किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से इंडस्ट्रियल लीडर्स जो यहाँ पे आए थे, उनके जो मैनेजमेंट आए थे, हमने उनको ये
एक डायरेक्शन हमने इशू किया है कि अपने जो जितने भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप्स हैं उसको आप अच्छे से मैनेज करें। टाइम एंड टाइम जो लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप सुनें और अपनी इंडस्ट्रीज़ की जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके जो चीज़ें हैं जिससे कि एक एक्सकेलेशंस हो सकता है उसको अपने इंडस्ट्री में ही इसको सॉर्ट आउट करें ताकि कोई भी ऐसी कोई वो इशू जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट ना करे। देहरादून में हो रही लगातार बारिश के बाद पैदा हुए हालातों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महज आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर जाम हो जाता है और पूरे शहर की बत्ती गुल हो जाती है। धस्माना ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता का 1,500 करोड़ रुपया खपा दिया गया, लेकिन धरातल पर हालात बदतर हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या पानी में डूबता और जाम से जूझता देहरादून ही सरकार की नज़र से स्मार्ट सिटी है। पूरे देहरादून में आधे घंटे की बारिश में और हवा के कुछ झोंकों में जिस प्रकार से शहर का हाल कल हुआ, मैं स्वयं नैनी चौक से लेकर के इसी रोड में और बहल चौक तक 1 घंटा 23 मिनट में पहुंचा हूँ और पूरे देहरादून में जाम ही जाम था। राजपुर रोड में जाम था, सुभाष रोड में जाम था, इसी रोड में जाम था, GMS रोड में जाम था, हरिद्वार बाईपास में जाम था। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ जाम नहीं था। पूरे शहर की लाइट गायब थी। पूरे शहर में आज भी आधे शहर में लाइट अभी तक गायब है, लाइट ठीक नहीं हो पाई है। आपने 1,500 करोड़ रुपया 1,500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर लुटा दिया, लेकिन पूरे शहर के अंदर जो बिजली का विद्युतीकरण जो अंडरग्राउंड होना था, इलेक्ट्रिफिकेशन जो अंडरग्राउंड होना था, वो आज तक नहीं हुआ। उसके न होने के कारण जब पेड़ गिर रहे हैं तो बिजली गायब हो जा रही है। आप भी आज 24 घंटे बाद भी बिजली ठीक नहीं हो पाई, आधे शहर में बिजली गायब है। तो कहाँ की स्मार्ट सिटी है? ट्रैफिक सिस्टम आपका पूरा कोलैप्स हो रखा है, ट्रैफिक सिस्टम पूरा आपका जाम हो रखा है। पूरे शहर की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, आप जाकर के किसी भी चौराहे में देख लीजिए, पूरे शहर की ट्रैफिक लाइट्स अधिकांश बंद रहती हैं, अधिकांश। 1-2 चौराहों को छोड़ दे तो पूरे शहर की ट्रैफिक लाइट्स खराब है। पूरे शहर में ट्रैफिक सिस्टम खराब है। कूड़ा उठान का हाल आपको मालूम है। पूरे शहर के अंदर गंदगी का क्या आलम है? तो गंदगी का आलम वही, बिजली का आलम वही, पानी की सप्लाई पूरे शहर के अंदर बाधित है। पानी के पीने की पानी की जो उपलब्धता है वो इतनी उसकी कमी है। तो कहाँ की स्मार्ट सिटी है? केवल और केवल उसमें घोटाला करना। और कैग की रिपोर्ट ने तो साफ कर दिया। कैग की रिपोर्ट आप पढ़िए, कैग की रिपोर्ट में है कि किस प्रकार से स्मार्ट सिटी के नाम पर अर्जी फर्जी काम हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।